नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश पर भारत का अधिकार किस प्रकार होता है। ये आपके बीपीएससी 17 के लिए और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी भूमिका। 18वीं सदी की भारतीय राजनीति से लाभ उठाते हुए ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने लगी। प्रारंभ में एक तरफ जहां मुगल साम्राज्य पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था। इससे उपजे राजनीतिक नेतृत्व के अभाव का ब्रिटिश कंपनी ने भरपूर लाभ उठाया। यानी कि 18वीं सदी में जब भारतीय राजनीति उठते हुए ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित होने लगी और जहां मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, दूसरी तरफ छोटे छोटे जितने भी स्वतंत्र राज्य थे उन लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो इसी राजनीतिक नेतृत्व के अभाव का ब्रिटिशरों ने लाभ उठाया। तब हम लोग देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसमें से पहला आता है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की मुख्य प्रतिद्वंदिता फ्रांसीसी कंपनी के साथ शुरू हुई। यूरोपीय कंपनियों ने फ्रांसीसी कंपनी सबसे बाद में आई, यानी कि यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो सबसे बाद में आई। परंतु फ्रांसीसी कंपनी ने ही भारत पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी को सबसे अधिक चुनौती दी। अब देखते हैं हम लोग युद्ध का कारण। पहला था कि युद्ध का कारण के व्यापार पर एकाधिकार का प्रयास। दूसरा कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष का विस्तार। हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। भारत में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के युद्ध का विस्तार था, यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48, ये जो युद्ध था ये ऑस्ट्रिया के युद्ध का विस्तार था। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव इस युद्ध में साफ तौर पर देखा गया। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश अधिकारी बार्नेट का कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया जाना था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के आग्रह के बावजूद ब्रिटिश अधिकारी ने जहाज पर अपना अधिकार जमाए रखा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बुर्डोने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध तभी शांत हुआ जब 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के पश्चात एक्सला सैपेल की संधि, यानी कि 1748 हुई। एक्सला सैपेल की संधि हुई थी आपका 1748। इस संधि के आधार पर मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग तथा स्कोटिया फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। यानी कि एक्सला सैपेल की संधि के तहत मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पर स्कोटिया फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह इस युद्ध में दोनों दलों की स्थिति समान थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि आपका 1746 से 48 के बीच होता है, तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा, और इसकी समाप्ति होती है एक्सला सैपेल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध से यह उजागर हो गया कि यूरोपीय सैनिक शक्ति भारतीय सैनिक ताकत पर भारी पड़ सकती है। यानी कि जो यूरोपीय सैनिक शक्ति थी वो भारतीय सैनिक शक्ति पर भारी पड़ सकती थी। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष के साथ शुरू हुआ। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। यानी कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था यह हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध।
एक तरफ जहां हैदराबाद में नासिर जंग के उत्तराधिकारी को मुजफ्फर जंग ने चुनौती दी, तो वहीं दूसरी तरफ अनूरुद्दीन यानी कर्नाटक के नवाब व चंदा साहब के बीच संघर्ष हुआ। डुप्ले इस राजनीतिक संघर्ष का लाभ उठाना चाहता था। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में दो गुट बन गए, जिसमें एक तरफ फ्रांसीसी जो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश जो थे वो अनूरुद्दीन व नासिर जंग का समर्थन कर रहे थे। अब हम देखते हैं अंबर का युद्ध। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में चंदा साहब व मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना ने अंबर की लड़ाई 1749 में, जिसमें अनूरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई। कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट लगभग 80 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। इस युद्ध के अला मोड़ तब लिया इस युद्ध ने अगला मोड़ तब लिया जब नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर पुनः अधिकार पा लिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना में हुए आंतरिक विद्रोह में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। नासिर जंग की मृत्यु के पश्चात मुजफ्फर जंग नवाब बना और इससे प्रसन्न होकर उसने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम और पौंडीचेरी का क्षेत्र प्रदान करने के साथ ही कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का गवर्नर नियुक्त कर दिया। यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने के लिए पौंडीचेरी के गवर्नर गोडेह्यू व अंग्रेजों के बीच पौंडीचेरी की संधि। हम देखते हैं पौंडीचेरी की संधि, जो कि आपका 1755 ईस्वी में होता है। इस संधि के द्वारा यूरोपीय शक्तियों ब्रिटिश फ्रांसीसी को भारतीय नरेशों के आपसी झगड़ों से दूर रखने का प्रयास किया गया। दूसरा था मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया और डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि 1756 से 63 ईस्वी के बीच चला। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध ने तैयार की। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के ठिकानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांसीसी सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेश के सैनिक व असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया जाना था। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध, जो कि जनवरी 1760 में होता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। इस युद्ध ने ब्रिटिश सैन्य क्षमता को दर्शाया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर भी अधिकार कर लिया। इस युद्ध के समापन में पेरिस की संधि हुई। देखते हैं वांडीवास का युद्ध जो था, इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें अंग्रेज जो थे वो विजय हुए। समय था 1760 ईस्वी। नेतृत्व आयरकुट जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और काउंट डी लाली जो थे वो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। पेरिस की संधि 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की सारी फैक्ट्रियां वापस कर दी। फ्रांसीसी न तो अब फैक्ट्रियों की किलेबंदी कर सकेंगे और न ही सैनिक रख सकेंगे। अब वे सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते हैं। फ्रांसीसियों के समांतर ब्रिटिश की सफलता के कारण, यानी ब्रिटिश के सफलता के क्या कारण थे? तो पहला था कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में कार्य करती थी, अतः ब्रिटिश कंपनी की तरह उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। दूसरा था कि व्यापारिक दृष्टि से भी ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अधिक सफल थी। थर्ड पॉइंट है कि ब्रिटिश कंपनियों को रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन, सर आयरकुट जैसे योग्य उत्तराधिकारियों की सेवा प्राप्त हुई।
अब हम देखते हैं बंगाल पर ब्रिटिश अधिकार। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से मीर कासिम तक बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण को रोकने में असफल रहे। बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश के बीच मतभेद के कारण ब्रिटिश और बंगाल के नवाबों के मध्य संघर्ष का एक प्रमुख कारण 1717 ईस्वी में जारी किया गया मुगल बादशाह फर्रुखसियर का शाही फरमान था। इसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी को व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त मिल गई। साथ ही कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही का भी अधिकार दे दिया गया। ब्रिटिश कंपनी द्वारा इसका दुरुपयोग निम्नलिखित दो तरीकों से किया जा रहा था। पहला, यह अधिकार यानी जो दस्तक मिला था मात्र ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त था, परंतु ब्रिटिश कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका उपयोग करने लगे। दूसरा है कि कंपनी अपने निजी लाभ के लिए इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों के हाथों बेच दिया करती थी। आरंभिक दो नवाब मुर्शिद कुली खां एवं हैदर अलीवर्दी खां ने इसका विरोध किया था। नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच तनाव के क्रम में सिराजुद्दौला ने 1756 में फोर्ट विलियम कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, तो अंग्रेजों को विवश होकर उल्टा द्वीप में रण लेनी पड़ी। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। इसका प्रभारी मानिक चंद को बनाया गया। मानिक चंद ने यह किला अंग्रेजों को सौंप दिया। 9 फरवरी 1797 को 9 फरवरी 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि होती है। यानी कि अलीनगर की जो संधि होती है वो 9 फरवरी 1757 को होती है। इस संधि द्वारा कंपनी को अपने दुर्गों की किलेबंदी एवं सिक्के ढलाई करने की अनुमति मिल गई। साथ ही कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई, जिसका निर्धारण स्वयं नवाब को करना। अब हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। युद्ध में मीर कासिम तथा सैन्य अधिकारी राय दुर्लभ पहले ही अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहन लाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की भी मृत्यु हो गई। यद्यपि वह मैदान में नहीं था, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद में हत्या कर दी। समझ सकते हैं कंपनी के लिए प्लासी युद्ध का महत्व। 29 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया। विदित हो कि मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। बंगाल का नवाब प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी, कंपनी को अतिरिक्त भत्ता तथा क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की रकम निजी भेंट की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया, साथ ही बंगाल के संपन्न खजाने तक पहुंच की सुनिश्चित किया। हम देखते हैं मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाना। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन कंपनी को मीर जाफर से जितनी अपेक्षा थी वह उस अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा। साथ ही कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही। अतः 1760 ईस्वी में नए गवर्नर वेंसीटॉट ने मीर कासिम को नए नवाब के रूप में स्थापित किया। बदले में मीर कासिम ने कंपनी को 50 लाख रुपये तथा मिदनापुर, चिटगांव एवं बर्धमान जिले की जमींदारी भेंट में दी। अब देखते हैं मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद। मीर कासिम कंपनी की बढ़ती इच्छाओं से असंतुष्ट था। मीर कासिम राजनीतिक रूप से कंपनी से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित तथा अपनी सेना का यूरोपीय
तकनीकों के आधार पर सुदृढ़ीकरण किया। मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना की और मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना उसने बंगाल की आर्थिक दशा को सुधारने तथा अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1763 ईस्वी में समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया। राजस्व वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा को भी लगाया। परिणाम स्वरूप 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब देखते हैं बक्सर का युद्ध जो कि 17 अक्टूबर 1764 को हुई। बक्सर के युद्ध में एक तरफ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, तो दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पराजित हुए। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। तत्कालीन बंगाल का गवर्नर मीर जाफर था। अंग्रेज बनाम मीर जाफर, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय थे। परिणाम इसका क्या हुआ कि अंग्रेज विजयी हो गए। अब देखते हैं ब्रिटिश कंपनी के लिए बक्सर के युद्ध का महत्व। प्लासी का युद्ध विश्वासघात से जीता गया था, मगर इस युद्ध में ब्रिटिश ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। अब बंगाल के साथ अवध पर भी ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। इस युद्ध के बाद कंपनी ने अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। अब देखते हैं इसका परिणाम। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कंपनी पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया। उसके बाद देखते हैं इलाहाबाद की संधि। प्रथम संधि जो थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच संपन्न हुई। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च के रूप में देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। अब देखते हैं द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को होती है। यह संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत अवध से कंपनी को 50 लाख रुपये युद्ध हर्जाने और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कंपनी अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर अवध में एक ब्रिटिश सेना तैनात करेगी। अब देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि के द्वारा प्राप्त सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश कंपनी ने ले लिया। ब्रिटिश कंपनी ने नायब सूबेदार का पद बनाया, जिस पर मुर्शिद रजा खां यानी कि मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। अब कंपनी का बंगाल के न्यायिक एवं वित्तीय प्रशासन पर अधिकार हो गया। इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। इसके तहत दीवानी शक्ति प्राप्त हो गई और कंपनी नियंत्रण में चली गई, जबकि प्रशासनिक शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के नियंत्रण में हो गई। तो हम देखते हैं द्वैध शासन का बंगाल पर प्रभाव। इसका पहला प्रभाव पड़ा कि इस व्यवस्था ने देश की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर दिया, क्योंकि अब कंपनी प्रशासन के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करती थी। दूसरा प्रभाव पड़ा कि इस व्यवस्था ने किसानों पर भूमि कर का भार बढ़ा दिया। 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ने से भारी नुकसान हुआ। तीसरा प्रभाव पड़ा कि भारतीय व्यापारियों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था। हम देखते हैं बंगाल में ब्रिटिश गवर्नरों का कालक्रम।
सबसे पहले क्लाइव आते हैं 1757 से 1760 तक रहते हैं। फिर उसका दूसरा कार्यकाल जो होता है वो 1765 से 1767 रहता है। फिर 1760 के बाद वेंसी टॉट जो होते हैं वो बंगाल के गवर्नर बनते हैं, जो कि 1765 तक रहते हैं। फिर वेरेलस्ट 1767 से 1769 तक रहते हैं। उसके बाद कार्टियर जो आते हैं वो 1769 से 1772 तक रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैसूर। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। हैदर अली एक सामान्य सिपाही से मैसूर का वास्तविक शासक बनता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान का लगातार ब्रिटिश कंपनी के साथ एक लंबा संघर्ष चला। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक चलता है। इस युद्ध का प्रमुख कारण ब्रिटिश के द्वारा हैदर अली के विरुद्ध मराठा और निजाम को भड़काया जाना है, क्योंकि हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ मित्रता का व्यवहार कर रहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी इसका जो समय था वो 1767 से 69 था। अंग्रेज बनाम हैदर अली। नेतृत्व वेरेलस्ट तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर और हैदर अली। युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि द्वारा अप्रैल 1769 में, और परिणाम होता है इसका हैदर अली जो होते हैं इसमें विजय करते हैं। अभी मराठा निजाम और हैदर के विरुद्ध खड़े थे, लेकिन बाद में निजाम हैदर के साथ मित्रता कर लेता है। 1767 ईस्वी में नई मित्र शक्तियों को कंपनी ने चंगामा घाट और ट्रिंकोमाली युद्ध में पराजित कर दिया। 1768 ईस्वी में ब्रिटिश शक्ति ने मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। 1768 में अंत तक हैदर अली ने मंगलोर के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया। बाद में अंग्रेज अपनी हार को देखकर मद्रास की संधि के लिए तैयार हो गए। संधि के अनुसार एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया जाता है। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच होता है। यह युद्ध मद्रास की संधि के उल्लंघन का परिणाम था। जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। 1789 ईस्वी में जो 1779 नवासी नहीं 79 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेजों से असंतुष्ट निजाम के साथ जा मिला। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया तथा 10 सितंबर 1780 को पेराम्बकम के स्थान पर हेक्टर मुनरो तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को बुरी तरह परास्त कर अरकाट पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर क्षेत्र देकर तथा मराठों के साथ तालबाई की संधि करके हैदर अली के त्रिगुट को तोड़ दिया। 1781 में ब्रिटिश जनरल आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर के पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रखा। मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। अब हम लोग देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 ईस्वी के बीच होता है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों दक्कन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए टीपू ने 1787 में फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के साथ समर्थन पाने के उद्देश्य से वहां अपना राजदूत भेजे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। समय था आपका 1790 से। टीपू सुल्तान बनाम अंग्रेज मराठा तथा निजाम। युद्ध की जो समाप्ति होती है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से होती है। परिणाम होता है इसमें कि टीपू का आधा राज्य अंग्रेज तथा उनके साथियों को प्राप्त। टीपू ने से लगभग 3 करोड़ रुपये युद्ध हर्जाना वसूल किया गया। टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों की ओर झुकाव अंग्रेजों को रास नहीं आया, फलतः तृतीय आंग्ल
मैसूर युद्ध की नींव पड़ गई। 1789-90 में अंग्रेज के मित्र राइस त्रावणकोर पर टीपू ने आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में कॉर्नवालिस ने वेल्लूर बंगलोर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई कर दी। अंत में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी से युद्ध समाप्त हुआ। नहीं, हम लोग देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो थे वो प्रथम जो हुआ था आपका 1767 से 69, यानी गवर्नर जनरल उस टाइम लॉर्ड वेरेलस थे। संधि होती इसमें मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे और इसमें संधि जो होती है वो मैंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1799 में गवर्नर जनरल वेलेजली होते हैं और संधि क्या नहीं होती इसमें, टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। हम लोग देखते हैं यहाँ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में होता है। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू और कॉर्नवालिस के मध्य होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और परिणाम होता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। कौन सा? तो तृतीय आंग्ल मैसूर जो होता है इसमें समाप्त हो जाता है। यह युद्ध लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीतियों का परिणाम। 1799 ईस्वी में टीपू ने वेलेजली की सहायक संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में टीपू लड़ता हुआ मारा गया। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर भी अधिकार कर लिया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उसकी सहायक संधि कर ली। कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे क्या था, अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली। हम देखते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए लगातार संघर्ष हुए, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी रहे। पेशवा पद के दावेदार रघुनाथ राव ने 1775 ईस्वी में अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। इसके बदले उसने सूरत एवं भड़ौच के साथ राजस्व वसूलने के अधिकार के साथ सालसेट, बस्तीन व थाने का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इसी के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। सूरत की संधि के पश्चात कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना ने 1785 ईस्वी में आरस के मैदान में मराठा सेना को पराजित किया, लेकिन पूना में मराठों का अधिकार बना रहा। देखते हैं पुरंदर की संधि 1773। इस संधि में यह निश्चित किया गया कि अंग्रेज राघोवा का पक्ष नहीं लेंगे, किंतु अंग्रेज के पास सालसेट और भड़ौच के राजस्व को वसूलने का अधिकार। बम्बई की ब्रिटिश सरकार ने इस संधि का विरोध कर राघोवा का समर्थन किया। परिणामतः 1779 ईस्वी में तालगांव के युद्ध में अंग्रेजों को पराजय मिली। इसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार को बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। बड़गांव की संधि जो कि 1779 ईस्वी में होती है। इस संधि में निश्चित हुआ कि बम्बई सरकार द्वारा जीता गया सारा क्षेत्र मराठों को वापस किया जाएगा तथा बंगाल से अपनी सेना को वापस बुला लिया जाएगा। यह संधि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा के विपरीत थी, इसलिए पुनः पूना दरबार और बम्बई सरकार के बीच सालबाई की संधि 1782 हुई। देखते हैं सालबाई की संधि। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा का समर्थन छोड़ दिया और उसे वार्षिक पेंशन पर भेज दिया। माधवराव को नया पेशवा स्वीकार किया गया। सालसेट व एलिफेंटा का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद से सिंधिया, होलकर और पेशवा अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए कूटनीतिक चाल चल रहे थे। 1801 ईस्वी में जसवंत राव ने होलकर के भाई की हत्या कर दी, तो होलकर की सेना ने पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया। तत्पश्चात पेशवा ने भागकर बस्तीन में शरण लिया। अंततः पेशवा अंग्रेजों से बस्तीन की संधि किया।
अब देखते हैं बसीन की संधि 1802 ईस्वी। यह संधि अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। इस संधि की शर्तें, पहला था कि पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर पूना में अंग्रेजी शासन रखने पर सहमति जताई। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों को कंपनी को दे दिया। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 5 ईस्वी के बीच होता है। अंग्रेजों ने मराठों के सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करने का प्रयास किया। दक्कन में आर्थर वेलेजनी के नेतृत्व में 1803 ईस्वी में अहमदनगर पर कब्जा कर लिया तथा भोंसले और सिंधिया की संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त की। दिसंबर 1803 में अंग्रेजों ने सबलगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। उत्तर भारत में जनरल लेक ने दिल्ली, गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। परिणामतः भोंसले और सिंधिया को विवश होकर अंग्रेजों से क्रमशः देवगांव की संधि एवं सुरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी। बाद में होलकरों ने राजपुर घाट की संधि की। हम देखते हैं अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य हुए महत्वपूर्ण संधियाँ। पहला, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव व अंग्रेजों के मध्य। फिर पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य। फिर बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य। बस्तीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में भोंसले तथा अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 ईस्वी में सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य। नागपुर की संधि 1816 भोंसले तथा अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि 1817 सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य। पूना की संधि 1817 बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य। और मंदसौर की संधि 1818 होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग की पिंडारियों के विरुद्ध दमनात्मक नीतियों ने मराठों को अपने प्रभुत्व से बचाने की चिंता होने लगी। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। मराठों ने पूना के अंग्रेज रेजिडेंट व अन्य कैंपों पर आक्रमण किए। अंततः पेशवा से अंग्रेज पराजित हुए। परिणामतः दोनों के मध्य पूना की संधि हुई। पूना की संधि 1817। इस संधि के अनुसार पेशवा को मराठा की संघ की प्रधानता त्याग देनी पड़ी। पेशवा का समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1775 से 85 यानी कि गवर्नर वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। हम देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु से सिख राज्य पर षड्यंत्र के बादल मंडराने लगे। क्षेत्र विस्तार को लेकर अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। महारानी जिंदन की विस्तारवादी सोच के परिणाम स्वरूप यह युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यू गॉफ तथा अंग्रेजों और सिख सेना के मध्य 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें ये 4 लड़ाइयाँ मुदकी 1845, फिरोज शाह 1845, बद्धोवाल और अलीवाल अनिर्णित रहे। केवल 5वीं लड़ाई जो फरवरी 1846 सबराओं की लड़ाई निर्णायक रही। अंत में सिखों की हार हुई। लाल सिंह और तेज सिंह
के विश्वासघात के कारण सिख सेना बुरी तरह से पराजित हुई। लाल सिंह सिख सेना का प्रधान सेनापति था। अंग्रेजी सेना ने 1846 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 1846 में ही सिखों को लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। लाहौर की संधि 1846। सिखों ने सतलज नदी से दक्षिण तक के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। बदले में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर बनाया गया। सिख सैनिकों की संख्या को सीमित कर दिया गया। सिखों को 1.5 करोड़ रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में भरने पड़े। हेनरी लॉरेंस को लाहौर में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को 10 लाख स्टर्लिंग में गुलाब सिंह को बेच दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 के बीच होता है। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीतियों के कारण जनता में पहले से ही आक्रोश की भावना थी। मुल्तान के गवर्नर मूलराज चोपड़ा का विद्रोह तथा उसके द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसी का बहाना बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। परिणामतः कुल 3 युद्ध हुए। रामनगर का युद्ध, जो कि 1848 ईस्वी में हुआ, चिलियानवाला का युद्ध 1849 और गुजरात का युद्ध 1849। गुजरात के युद्ध में सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई। तत्पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को ब्रिटिश राज का हिस्सा बना लिया तथा राजा दिलीप सिंह को 5 लाख की वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया। देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी। गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हुआ था। गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 हुआ था। गवर्नर थे लॉर्ड एमहर्स्ट। और आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। लॉर्ड ऑकलैंड थे गवर्नर। देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 के बीच हुआ था। नेपाल प्रदेश के सामरिक महत्व को देखते हुए लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल निवासी गोरखाओं से युद्ध किया। 1816 में सुगौली की संधि से यह युद्ध विराम लिया। इस युद्ध के तहत अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमाऊं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग मिल गया। अब हम देखते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1824 से 26 के बीच हुआ। अंग्रेजों ने पूर्वी क्षेत्र बर्मा के साथ युद्ध करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1826 में यानदबू की संधि हुई। बर्मा में इमारती लकड़ियों की अधिकता के कारण उस पर अधिपत्य करने की इच्छा से 1852 में लॉर्ड डलहौजी व 1885 में लॉर्ड डफरिन ने युद्ध के द्वारा संपूर्ण बर्मा क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया। देखते हैं आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। यह युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। इस युद्ध का उद्देश्य रूसी विस्तार को रोकते हुए अफगानिस्तान पर अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना था। इस उद्देश्य से उसने अफगान के एक भगोड़े शासक शाह शुजा से संधि कर उसे अफगानिस्तान का शासक घोषित किया। 1878-80 में लिट्टन ने अग्रगामी नीति को अपनाते हुए पुनः अफगानिस्तान या अफगान के युद्ध प्रारंभ कर दिया, किंतु स्थिति अनियंत्रित हो गई, तो बाद में अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड धन्यवाद।